नमस्कार दर्शकों, मैं फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम मैरीटॉक्स में। दोस्तों, मैरीटॉक्स में हम बात करते हैं बीमारियों की, उनके कारण की और उनके निवारण की। ऐसी बीमारियों की जो कि हमारे स्वास्थ्य और सेहत पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की, H1N1 फ्लू की, क्योंकि आजकल हर घर में मरीज देखा जा रहा है स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके जैन साहब, जो कि पूर्व में बीकानेर मेडिकल कॉलेज में श्वास विभाग में अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में भी मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर कार्यरत हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं स्वाइन फ्लू क्या है, किस तरह फैलता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार फिरोज जी और मेरे दर्शक बंधुओं, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि स्वाइन फ्लू क्या है और इसका नाम स्वाइन फ्लू क्यों पड़ा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का फ्लू है जी। एक प्रकार का कॉमन कोल्ड है जी। ये कहते हैं कि सीजन में फ्लू हो गया, जुकाम हो गया जी। इस तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है जी। लेकिन ये पर्टिकुलर स्वाइन फ्लू जो है एक वायरस है जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का H1N1 से इन्फेक्शन होता है। जी। एक्चुअली ये जो है मिक्स्ड वायरस है, हाइब्रिड। ये बना इसलिए कि ये जो है एवियन और स्वाइन वायरस जो होता है ये और ह्यूमन में आकर ये जो है रिप्लाइकेट करके और ये जेनेटिकली कन्वर्ट होता है एक नोवेल वायरस में। हम आते हैं सबसे पहले लक्षणों पर, क्योंकि एक आम व्यक्ति को जब कोई भी फ्लू होता है, बुखार होता है, तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि उसे नॉर्मल बुखार है, उसे डेंगू है या उसे मलेरिया है या उसे स्वाइन फ्लू है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लक्षणों की जो कि स्वाइन फ्लू को डेंगू और मलेरिया से विभेदित करता है, अलग करता है। उन लक्षणों के बारे में बताएं सर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डेंगू हो या मलेरिया हो, सभी में तेजी से बुखार आता है जी। और सभी में ठंड लग के बुखार आता है। जी बिल्कुल। कई बार वायरल और ये बिल्कुल ही फ्लू की तरह सिम्टम होते हैं। लेकिन मलेरिया के सिम्टम में आपको पहले से बता दूं, उसमें तेजी से बुखार आता है और अटैक्स में आता है। एक साथ बुखार आएगा, ठंड लगेगा और सिवरिंग होगी, कपकपी होगी, ठंड लगेगी और मरीज को इच्छा होगी कि भाई मेरे को ओढ़ना पड़े और मेरे को एकदम पसीना आ रहा है, ओढ़ना, सर्दी लगे, उसके बाद सर्दी लगे। अच्छा। और तेजी से फिर वो उतर जाता है। अच्छा। लेकिन देखिए, ये जो स्वाइन फ्लू की बात जब अपन कर रहे हैं और किसी भी तरह का फ्लू है, इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, नेजो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। नेजो रेस्पिरेटरी नेजल है, थ्रोट है। सबसे पहले आम व्यक्ति बुखार की तकलीफ करता है, गले में खराश करता है, नाक से पानी और छींके और सिर में दर्द करता है, हाथ पैरों में दर्द होते हैं जी। और कभी कभी नोजिया यानी उल्टी और जिदोरा या भूख और डायरिया, दस्त की तरह प्रेजेंट करता है। ये आम सिम्टम्स है जो भी किसी भी वायरल इन्फेक्शन में मिलते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, चाहे कॉमन कोल्ड के अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा, किसी भी ये तरह के सिम्टम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो स्वाइन फ्लू में क्या है, नेजल सिम्टम्स कम होते हैं, नाक से में कंजन से और नाक से पानी छींके कम आती है, सिर में ज्यादा दर्द होता है और जो बुखार आता है वो ठंड लग के आता है। अच्छा। और कपकपी नहीं होती, ठंड लगती है और तेजी से बुखार शुरू में हल्का आएगा, बाद में तेजी से बुखार हो जाएगा और बुखार होने के बाद दूसरे लक्षण आने लगेंगे कि वही कभी कभी सिर में दर्द होने के साथ साथ कभी कभी कंफ्यूजन, यानी ऐसी स्थिति होती है जो आदमी कॉन्शियसनेस लूज करने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसको जो है इसकी जो पूरी जागृति है, जो एक्टिवनेस है, वो लूज करता जाता है। जी। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे लक्षणों के, अपने बारे में बताया कि इस तरह के लक्षण होते हैं। कारणों की अगर हम बात करें कि अगर वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति से आप टच में आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या है और स्वाइन फ्लू फैलता किस तरह से है, होता क्यों है स्वाइन फ्लू? देखिए, कारण तो मैंने बता दिया कि ये विशेष तौर से इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है। ठीक है। जिसका नाम है, इसकी जो सब कैटेगरी है, इन्फ्लुएंजा ए की कई स्पेसीज होती हैं, जिसमें H1N1, H2N2, H3N2, ये एंटीजन से डिफाइन करते हैं। जो वायरस के अंदर, इन्फ्लुएंजा ए वायरस में दो तरह के सरफेस एंटीजन होते हैं। अच्छा। एक होता है H, एग्लूटिनिन बनता है, और दूसरा होता है एन, नीरोमिनिडेज। ये दो तरह के एंटीजन होते हैं, जो एक तो डिफेंसिव होता है
H1 और H और ये N वाला न्यूरो एमिडेज एंटीजन होता है, ये खतरनाक होता है, इससे ही तेजी से फैलता है। तो एक तरह से ये वायरस है, और ये जब जिस व्यक्ति को होता है तो वो जब खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो हवा के अंदर उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, जो हवा के में वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्रॉप्स के रूप में फैलता है, और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको हो जाता है। प्लस यही चीजें सरफेस में जाएंगे, शरीर में भी गिर सकते हैं, किसी भी मकान के किसी सरफेस पे, किसी कुर्सी पे, फर्नीचर पे, फ्लोर पे, किसी पे भी होता है। तो जब हम लोग सफाई वगैरह करते हैं या उनको टच करते हैं, छूता है जो स्वस्थ व्यक्ति, तो उसको जब मुंह से नाकता है, मुंह में हाथ पहुंचता है, तो वायरस फैलता है। तो ये ह्यूमन से ह्यूमन तेजी से बहुत फैलता है। सर, और अभी आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से इस साल वायरस है, जिसमें हमारा गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान तेजी से चपेट में आ रहा है, और काफी केसेस डे बाई डे हम देख रहे हैं। सर, हम जैसे कि देख रहे हैं आजकल राजस्थान में भी स्वाइन फ्लू के काफी केसेस हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। तो इनके फैलने का जो कारण है वो आपने बताया, लेकिन इसी साल या इसी सीजन में इनके फैलने का कुछ ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। वैसे उसका क्या कारण है? आपको बताऊं, ये पैंडेमिक है। जनरली पर्टिकुलर सीजन में इन्फ्लुएंजा वायरस ये इस तरह का आता है, और जहां पर ठंडे कंट्रीज हैं, ठंडे टेम्परेट कंट्रीज हैं, वहां तो ये विंटर में ज्यादा होता है। विंटर जनवरी फरवरी मार्च और दिसंबर, जनवरी फरवरी, इनके महीने बहुत ज्यादा खतरनाक हुए। लेकिन हमारा जो भारतवर्ष है ना, वो जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जिसकी वजह से ये जो है, जो जब बरसात होती है ना, उसके बाद जैसे ही वायरस ग्रो करता है, सितंबर और अक्टूबर माह हमारे यहाँ खतरनाक है। तो हमारे यहाँ 2 पीक आते हैं इसके सीजन के, और एक सितंबर अक्टूबर जो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल देश में होता है, जो कि हमारा देश है, और हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है, जिसमें आपके जनवरी फरवरी में भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं। लेकिन अब तो पूरी साल आ रहे हैं, तो हमारे तो हाँ केसेस पूरी साल मिल रहे हैं। विशेष तौर से सितंबर अक्टूबर और ये अगस्त से ही शुरू हो गए थे, और उधर जनवरी फरवरी में हो रहे हैं। तो ये जो है ना सीजन अब कुछ नहीं है। और एक तरह का ये मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ जिनके उन लोगों को ज्यादा होते हैं जो यंग बच्चे होते हैं, जो ऐसे हैं, जो गर्भवती महिलाएं, वो रिस्क है। और जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं, फेफड़े की, श्वास की बीमारियां हैं, हृदय रोग की बीमारियां हैं, और जिनको गुर्दे की पुरानी बीमारियां हैं, लिवर या यकृत की बीमारियां हैं, जिनको ब्लड कैंसर है, जिनको शरीर की इम्यूनिटी नहीं है, उम्र 65 साल से ज्यादा है ये। और लेकिन स्वाइन फ्लू के बारे में मैं बता दूं, ये जिस तरह का सीजनल फ्लू होता है वो बच्चों में और ओल्ड एज में ज्यादा होता है, लेकिन स्वाइन फ्लू यंगेस्टर्स को भी घेरता है। देखा होगा कि मेजॉरिटी जो यंगेस्ट है 18 से 49 या 50 साल के बीच में स्वाइन फ्लू के केसेस ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा इन कंपैरिजन सीजनल इन्फ्लुएंजा फ्लू के वजह से। सर, आपने बताया कि यंगस्टर्स में भी केसेस देखे जा रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने पहले भी बताया, हम कैटेगरीज की बात करते हैं, तो कैटेगरी 1 है, फिर बी है, फिर सी है, तो वो कम हानिकारक है, फर्स्ट उससे ज्यादा हानिकारक है, फिर थर्ड और भी बिल्कुल ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अगर फर्स्ट कंडीशन में ही हमें पता चल जाए कि हमें स्वाइन फ्लू है, तो सबसे पहले हम घर पर ही, या कहें कि प्रीमिनरी स्टेज पर इसको किस तरह काबू में किया जा सकता है? सर, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि ये शुरू के सिम्टम्स देखना जरूरी है। जब भी चिकित्सक से परामर्श लेते हैं, तो अगर हल्का सा गला खराब और फीवर आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके लिए ले लेना चाहिए, बुखार और गले खराब के लिए। और इस बीच हमको देखिए, स्वाइन फ्लू के सिम्टम 3 दिन के अंदर अगर नहीं ठीक होते, और अगर तेजी से बुखार होता है और नहीं ठीक हो रहा, जो दवाइयां ले रहे हैं, और उसको डायरिया बढ़ता जा रहा है, उल्टियां आती जा रही हैं, तेजी से ठंड लग रही है, सिर में बहुत दर्द आ रहा है, कभी कभी सीजर्स भी आते हैं, शरीर के अंदर एपिलेप्टी मतलब सीजर आने लगते हैं, और मरीज का जो जागरूकता है, कॉन्शियसनेस है, वो कम होती जा रही है, और वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको पता नहीं लग रहा, तब हमको ऐसे वक्त पे सस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर हम ये स्टेज के बाद भी, कई बार ये होता है कि मरीज इस स्टेज के बाद भी आता है, तो देखा जाता है कि मरीज को सांस उठती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मरीज को सांस उठने लगे,
सीजर्स आने लगे, कंपन होने लगे, और ये आपके जो है खासतौर से सांस का उठना, और बुरी तरह से कई बार खून आता है, कफ में खून भी आने लगता है। जी, और ये निमोनिया का है। और सांस का उठना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड के अंदर कम हो जाती है, तुरंत डॉक्टर देखता है सैचुरेशन अगर फॉल हो रहा है वो है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पहले तो सिम्टम ठीक हो जाते हैं दवाई लेने के बाद, फिर सडनली वो सिम्टम तेजी से अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमको चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिए और स्थिति को समझ के उसकी जांच करानी चाहिए। जी दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर सर ने बताया हमें कि पहली स्टेज पर हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, सिम्टम्स क्रिटिकल से क्रिटिकल होते चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी वक्त होगा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे डॉक्टर वीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे क्रिटिकल कंडीशंस की, दवाइयों की। अब देखते रहेंगे खास कार्यक्रम मैरिटॉक्स। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता है स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम मैरिटॉक्स में। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीके जैन साहब। बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू, उसके खतरों की, बीमारी की, बचाव की। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं लक्षणों के बाद जब एक आइडेंटिफाई चीज हो जाती है सर, उसके बाद किस तरह क्रिटिकलनेस बढ़ जाती है स्वाइन फ्लू की। देखिए पहले तो इसका डायग्नोसिस करना जरूरी है जी। इसका मतलब डायग्नोसिस या निदान जिसको कहते हैं जी। उसका जरूरी है। ऐसे केस में कि हम स्वाइन फ्लू वाकई हुआ है कि नहीं जी, या मरीज H1N1 से ग्रसित है या नहीं, ग्रसित है, जिसमें डॉक्टर बुरी तरह से ये सस्पेक्ट करता है, जिसमें मैंने बताया कि बहुत सांस का उठना हो रहा है, तेजी से बुखार हो रहा है, जो रूटीन से ट्रीटमेंट से ठीक नहीं रहा है और कंडीशन डिटोरिएट हो जा रही है उसकी। देन ऐसे केस में हम लोग नेजल और नेजोफेरेंजियल स्वाब कराते हैं और थ्रोट स्वाब यानी गले से नाक से उसका स्वाब लेते हैं। अच्छा, उसको लेने के बाद उसको हम RT-PCR जी, ये इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जी। इसमें हम रियल में वायरस को का PTR कल्चर टेस्ट है, ये इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिससे ये पॉजिटिव आता है जी, जी। इसकी जो इफेक्टिव, इसकी जो सेंसिटिविटी है ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा है। अच्छा। और स्पेसिफिसिटी अगर ये पॉजिटिव है 99 में सेंसिटिव, अगर सेंसिटिव है तो उसमें भी मोर देन 94% अगर स्पेसिफिक है कि ये अगर RT-PCR इसका अगर पॉजिटिव है H1N1 के लिए तो ये क्या है। दूसरे कि वायरस कल्चर कराते हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेज फर्स्ट 3 डेज में करा ले जाते हैं कि फर्स्ट 3 डेज में वायरस जो शेडिंग होती है वो एक्सेसिव होती है तो उस टाइम के, और लास्ट में अगर कई बार एक हफ्ते के बाद मरीज जब आता है तब RT-PCR के चांसेस कम हो जाते हैं तो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं जिसमें एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडीज IgM और IgA की मेजरमेंट करते हैं और उससे मालूम करते हैं। सर स्वाइन फ्लू का आपने जो टेस्ट बताए हैं क्या ये हमारे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होते हैं या इनके लिए कुछ? सरकारी अस्पताल में हमारी सरकार ने ये टेस्ट उपलब्ध करा रखे फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमारे सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस में, सारे मेडिकल कॉलेजेस सरकार के जो हैं वहाँ भी उपलब्ध है, ये पूरी सुविधा फ्री में उपलब्ध है जी। सर अगर डायग्नोस करने के बाद हमें पता चलता है क्रिटिकल स्टेज में स्वाइन फ्लू किसी मरीज को पहुंच चुका है, उस वक्त क्या चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट मरीज के लिए, दवाइयां, लक्षण, उपचार? देखिए ऐसा है कि मैंने आपको स्टेजिंग बताई थी, ए में कोई भी प्रकार का इलाज नहीं देते, स्टेज बी में इलाज उनको देते हैं जो B1 वालों को कोई इलाज नहीं देते। टेमीफ्लू की गोली आती है जिसमें ऑस्टेलमेवीर होता है, एक तरह का एंटीवायरल ड्रग है, उसको दी जाती है। और ऐसे केसेस जिनको हाई रिस्क ग्रुप में, बी ग्रुप में ऐसे पेशेंट जिनको गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, उम्र 65 साल है,
जिनको पुरानी दिल की बीमारियां हैं, लिवर की, गुर्दे की, आंत की बीमारियां हैं, इन सभी को बी क्लास प्लस इसके साथ उनको सबको टेमीफ्लू दिया जाता है। और इन सभी में टेमीफ्लू देने के बाद इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी जांच कराएं जी। टीम इंटू समय पे देंगे तो है, लेकिन कैटेगरी सी के जो केसेस हैं जो बी की तरह प्रेजेंट हो रहे हैं और उनकी स्थिति गंभीर है जी। और उनको हॉस्पिटलाइजेशन, उनको हॉस्पिटल में भर्ती की जरूरत है, वो इमरजेंसी में आ रहे हैं, उनको भर्ती किया जा रहा है। उन केसेस में या वो इनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि क्रिटिकल केयर आईसीयू में भर्ती कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमको ये इसकी जांच कराना जरूरी है। और साथ ही साथ हमको एंटी फ्लू की जो गोली आती है और ये जो टेमी फ्लू और जो इसका सॉल्ट मैंने आपको अभी ऑस्टेलामिर होता है जी वो दवाई हमको देनी चाहिए जी। आईसीयू में एक आदमी अगर भर्ती हो जाता है तो उसके पश्चात किस तरह का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स मुहैया कराते हैं? देखिए, आईसीयू में गंभीर मरीज को अगर बहुत ज्यादा स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है तो हम इन पेशेंटों को ऑक्सीजन देते हैं, इन पेशेंट का एक्सरे कराते हैं, निमोनिया देखते हैं और कभी कभी सोनोग्राफी करा के देखते हैं कि निमोनिया के साथ पानी तो नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन सबसे खतरनाक होते हैं। जो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती है वो डैमेज होता है, कभी कभी अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARS हो जाता है, ये बहुत खतरनाक है। ऐसे में केसेस की सफलता ट्रीटमेंट बहुत कम है और अगर टाइम पे आ जाता है तो पेशेंट काफी हमारे बचते हैं। हमने कई पेशेंट देखे हैं जो आईसीयू में भर्ती होकर, क्रिटिकल केयर में भर्ती होकर वेंटिलेटर पे रखे जाते हैं बाद में। पहले हम बाईपेप पे रखते हैं, अगर बाईपेप पे रखने के बाद भी उनकी ऑक्सीजन की सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही और कंडीशन खराब हो रही है तो हम उनको वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखते हैं और उनको लगातार ऑक्सीजन वेंटिलेटर के थ्रू देते हैं और प्लस और दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स है और उनकी प्रॉपर केयर करके सफलता मिली। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में लगभग 7 से 8% लोगों की जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं मृत्यु हो रही है वो थोड़ा बहुत अभी हमारे प्रदेश में और प्रदेशों और जो नेशनल स्टैटिक्स हैं, जो देश के जो स्टैटिक्स हैं उसमें एवरेज 5% मॉर्टेलिटी है, 5% लोग को की डेथ होती है, लेकिन हमारे यहाँ 7 से 8 और 9% तक डेथ हो रही है जो कि थोड़ा सा, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को टाइम पे जल्दी से जल्दी उपचार मिलना चाहिए, जांच की सुविधा मिलना चाहिए और चिकित्सकों में, न केवल चिकित्सकों में इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए उनको ट्रीटमेंट के बारे में, बल्कि हमको आम जनता को भी जरूरी है। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, प्रोफिलैक्सिस बहुत ही जरूरी है, रोकथाम बहुत जरूरी है। सर, जैसे कि आपने बताया कि राजस्थान में भी मौतों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, इससे लोगों में भय ज्यादा व्याप्त हो गया है। देखिए, भय की जरूरत नहीं है, हमको भय नहीं करना चाहिए, हमको जागरूकता होनी चाहिए। हमें भय की जरूरत, ठीक है, हमारा प्रचार हो रहा है, मीडिया प्रचार कर रहा है, बता रहा है और हमारी सरकार भी सारा कुछ उसके बारे में अखबारों में कि कैसे स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस वक्त रिपोर्ट करना चाहिए। देखिए, सारा मीडिया एक्टिव है, जागरूकता है, मीडिया भी दे रहा है, सभी सहयोग कर रहे हैं। बस ये कि जागरूकता लाके हमें पब्लिक को ये अवेयर कराना पड़ेगा, एक तो डर हटाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 99% अगर ये जो है मोर देन 90% केस में ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये सिंपल सीजनल फ्लू के रूप में है। लेकिन जब अभी ये अगर इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो ये कभी कभी इस समय महामारी का रूप भी ले सकता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से अभी स्वाइन फ्लू के रोजाना स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहे हैं, मौत भी हो रही है, पॉजिटिव आ रहे हैं, हर हॉस्पिटल से, हर जिले से रिपोर्टें आ रही हैं। तो इसको हमें अवेयरनेस जनता के अंदर, हमारे यहाँ जो मेडिकल सर्विसेज मेडिकल केयर गिवर्स हैं उन सब में सजगता लानी पड़ेगी और हमको जनता को बताना पड़ेगा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम से ट्रीटमेंट ले, टाइम से चिकित्सक से परामर्श ले और हमारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त परामर्श मिलती है। प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इस तरह की सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। हमारे को समय से मरीजों को और मरीज के रिश्तेदारों को, आम जनता को इसमें सब सहयोग करते हुए तुरंत इस तरह के लक्षण है तो डॉक्टर चिकित्सक के पास विजिट करके उनसे तुरंत लाभ लें। तो मुझे नहीं लगता कि हम जो स्थिति अभी ऐसा देख रहे हैं उसमें सुधार अवश्य आएगा। जी सर, हमने देखा है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में
कुछ घरेलू उपचार के माध्यम से भी स्वाइन फ्लू का उपचार किया जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कितने हानिकारक हैं या लाभदायक हैं। क्या आप इसमें जरा सा प्रकाश डाल सकते हैं? क्या कुछ ऐसी घरेलू चीजें हैं जिनसे हम पहली स्टेज में ही इससे बचा जा सकता हो? देखिए घरेलू से देखिए हमने देखा होगा कुछ लोग काढ़ा पीते हैं, जी हाँ, कुछ लोग अदरक खाते हैं, अदरक वगैरह खाते, नींबू खाते हैं, कोई नींबू लेते हैं, कोई जो है ये चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं। हाँ। देखिए ये सारी चीजें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं जी, और एंटीसेप्टिक होती हैं जी। ये इन जितने भी हमारे नॉन स्पेसिफिक नॉन फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, इवन आपने देखा कि हमारे पास भी वायरस का कोई इलाज नहीं जी, है, बिल्कुल है ना। तो ऐसा नहीं है, इन चीजों के पीछे भी बेसिस है। हालांकि मुझे इसका कोई विशेष तौर से अनुभव नहीं है, लेकिन हमारे पुराने लोग हैं कि कोई भी फ्लू हो जाए तो आप इंतजार करिए, सिर्फ काढ़ा पीजिए, गले रोजाना सुबह शाम नमक के पानी से गरारे कीजिए, अदरक की चाय पीजिए। तो मैं ये नहीं सोचता कि ये चीजें खराब है, ये जो है लोकल इफेक्ट करते हैं और वायरस की मुझे उम्मीद है कि इसकी ग्रोथ को कम करते हैं, हम जरूर करते होंगे। तो ये जो होम रेमेडी पुराना ट्रीटमेंट है, ये क्लेम करना ही नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता में हमने देखा है कि फ्लू में बहुत फायदा करते हैं। और वैसे भी हम कहते हैं कि 5 दिन का जब कॉमन कोल्ड होता है तो व्यक्ति को ना तो किसी प्रकार का एंटीबायोटिक लेना चाहिए, ना एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन हमको सिम्टम और जो लक्षण है उसको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि क्या होने जा रहा है। जैसा कि मैंने खतरनाक सिम्टम बताए, उस पे मरीज को ध्यान देना और तुरंत टाइम पे मरीज को रिपोर्ट करना है। सर, जाते जाते हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू से लक्षण हम जान चुके हैं, स्वाइन फ्लू से बचा किस तरह जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो आप ये बताएं कि हम इससे किस तरह बचा जाए। देखिए कई तरह के, एक तो ये है कि हम रूटीन में जो देखिए दो प्रिवेंशन उनके लिए, एक तो मरीज उसको हो गया ये रोग या सस्पेक्ट है, एक व्यक्ति की जो उसके आसपास रह रहे हैं घर में वो रह रहा है, एक ये कि जब अस्पताल में जो सेवाएं कर रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो सबके लिए अलग अलग प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ये कि मान लो किसी व्यक्ति को हमें सस्पेक्ट किया ये स्वाइन फ्लू है, उसका आइसोलेशन होना जरूरी है, उस व्यक्ति का आइसोलेशन, और कोशिश ये है कि अगर वो सीरियस नहीं है तो उसको घर पे ही रखा जाए, उसका आइसोलेशन जगह है। और जो हेल्दी स्वस्थ व्यक्ति है उनसे संपर्क नहीं किया। अगर संपर्क भी जरूरी है, बहुत जरूरी होगा, तो उसके लिए हम मास्क पर हैं और हमको बार बार हाथ धोने चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर जब भी कोई काम करे, खाना खाएं, पानी पिए, तो उसको हाथ धोना आवश्यक है। सिंपल साबुन पानी से हाथ धोना सही तरीके, जो टेक्निक है हैंड वॉश की जो टेक्निक डिस्क्राइब्स है कि उस तरीके से हाथ धोना चाहिए। प्लस जब भी मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए, मुंह पे रुमाल रखना चाहिए, टॉवल रखना चाहिए। अगर खांसी और छींक आती है तो हमको कपड़ा रखें और मास्क पहनना चाहिए। घर के अंदर कोई कंफर्म केस है, और मरीज के लिए भी है कि मरीज को मास्क पहनना पड़ेगा, दूर रहेगा, अपना खाना पीना अलग रहेगा, बार बार हाथ धोएगा और सीधा खांसेगा नहीं। और जो टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं या कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। और जैसे गांव साथ साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो उनको भी इसी तरह का हॉस्पिटल में सारे पीपी जो प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। अगर सैंपल ले रहे हैं तो उनको एप्रन पहनना पड़ेगा, उनको मास्क पहनना पड़ेगा, उनको कैप पहननी पड़ेगी, ग्लव्स पहन के कार्य करना होगा। प्लस वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन भी प्रिवेंशन के लिए बहुत जो मेरा तो ये मानना है कि सभी व्यक्तियों को, जो व्यक्ति जो है बच्चों से लेके किसी भी उम्र के सबको वैक्सीन, जिस तरह से ये हर साल है तो हर स्वाइन फ्लू का ट्राइवेलेंट वैक्सीन उपलब्ध है, जो न केवल स्वाइन फ्लू के लिए है, दूसरे सीजनल फ्लू के लिए भी है। उन सबको इसका लेना चाहिए, और ना करें तो कम से कम जो हाई रिस्क बच्चे हैं, जिनके कमजोर हैं, अस्थमा के मरीज हैं, या जो बच्चे में इम्यूनिटी कम है और 2 साल से कम बच्चे हैं उनको, और जो ओल्ड एज है, जो ओल्ड है जिनको 65 साल है, जिनमें इम्यूनिटी कम है, उनको वैक्सीन हमेशा लगवानी चाहिए, जो WHO और वैक्सीन रिकमेंड कर रही है। और अभी नई वैक्सीन नए स्ट्रेन की, मिशिगन स्ट्रेन के साथ उसके अंदर हांगकांग स्ट्रेन और ब्रिस्बेन स्ट्रेन के साथ नई उपलब्ध है, जो ICMR और जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड करी है 17-18 के साथ। वो वैक्सीन
उपलब्ध है, हालांकि थोड़ी शॉर्टेज है जैसे ही अब है, लेकिन वो मिल रही है, उसको लगवाना चाहिए। और उन लोगों को जरूर लगवाना चाहिए, उम्र कुछ भी हो, अगर उनको पुरानी बीमारियां, फेफड़े की, हृदय की, गुर्दे की, लिवर की, जो डायबिटीज की, और खासतौर से ब्लड कैंसर है, जो लंबे समय से कॉर्टिसोन और एस्प्रिन की दवाइयां ले रहे हैं, इन सब मरीजों को वैक्सीन, ट्राइवेलेंट जो वैक्सीन उपलब्ध है वो बहुत इफेक्टिव है। 60-70% में उसमें प्रोटेक्टिविटी है। अगर किसी को, व्यक्ति को हो भी गया तो सीरियस इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू नहीं होगा। इसलिए उन सबको इसका प्रोफ्लेक्सिस या प्रिवेंशन के रूप में वैक्सीन लेना चाहिए। जी सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने स्वाइन फ्लू जैसी इस वक्त जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में इतना तफसील से हमें बताया। हम उम्मीद करते हैं कार्यक्रम हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीके जैन साहब से। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू से डरकर नहीं, उससे लड़कर उसका सामना करना होगा, जागरूकता फैलानी होगी। तो दोस्तों, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी बीमारी के कारण और निवारण के साथ। तब तक मुझे फिरोज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।